हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज़ में चैप्टर 1 एंड 2 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। उसका थ्योरी पार्ट भी हो गया है, उसका एमसीक्यू भी हो गया है। ओके, जो हमारा थर्ड है चैप्टर, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको जो मेजर चीज़ें पता होनी चाहिए वो ये देखिए, जो ह्यूमंस हैं वो कैसे होते हैं। यस, ह्यूमंस कैसे होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस मैमल्स। कैसे हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस मैमल्स। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं है कि ये सेक्सुअली यहाँ पे सिंपल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, फिर इसीलिए इसमें वेरिएशंस भी बहुत होते हैं। ठीक है, और विविपेरस मैमल्स हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जितने भी मैमल्स में आपको मिलेंगे सब विविपेरस ही मिलेंगे। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके साथ, कुछ एक्सेप्शंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेटिपस एंड द सेकेंड वन इज इक्विडना। ये दो एग्जाम्पल हैं। ये दोनों जो हैं ये दोनों ओविपेरस मैमल्स हैं। कैसे मैमल्स है? ओविपेरस मैमल्स। ओविपेरस मैमल्स। ठीक है, अब विविपेरस क्या होता है? विविपेरस का मतलब होता है विच गिव बर्थ टू यंग वंस। विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो बच्चे देते हैं। ठीक है, एंड ओविपेरस वो जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात हुई रिप्रोडक्शन की। ठीक है, रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसके कुछ इवेंट्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन इवेंट्स। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन इवेंट्स। अब टोटल रिप्रोडक्शन इवेंट्स को अगर हम देखें तो टोटल 6 होते हैं। जैसे सबसे पहले आपका यहाँ पे आपको पता है कि जो आपको सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मैमल्स होते हैं उसमें हमें 2 पेरेंट की ज़रूरत होती है। एक तो यहाँ पे मेल पेरेंट होता है और एक यहाँ पे फीमेल पेरेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि मेल पेरेंट अलग है और फीमेल पेरेंट अलग है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। कह सकते हैं कि ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। तो यानी कि हमें 2 पेरेंट की जरूरत हुई, एक तो मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। तो मेल पेरेंट के अंदर मेल गैमीट बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म्स। और किस प्रोसेस से बनता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। उसी तरीके से फीमेल में बनती है ओवा, और किस प्रोसेस के थ्रू? oogenesis। इन दोनों को मिला के जो एक इवेंट बनता है जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक, गैमेटोजेनेसिस के बाद आपको पता है कि जो स्पर्म है उसको ओवा में ट्रांसफर करना है। ठीक है, इसको ओवा में ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर क्यों करना है? क्योंकि ये लैंड वर्टिब्रे, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें एक मीन्स के थ्रू, एक किसी चीज़ के जरिए हमें जो है स्पर्म को ओवा में ट्रांसफर करना है। तो जब जो ये ट्रांसफर है ऑफ मेल गैमीट दैट इज स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है दैट इज ट्रांसफर होने के बाद ये स्पर्म जो है वो ओवा को फर्टिलाइज करता है और बनाता है जाइगोट। क्या बनाता है? जाइगोट, जो कि होता है डिप्लॉइड, क्योंकि स्पर्म्स है हैप्लॉइड एंड ओवा भी जो है वो हैप्लॉइड है। ठीक है, तो ये जो जाइगोट बनने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। देखिए, अब ये जो जाइगोट बन गया हमारा, ये जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट जो है एंडोमेट्रियम वॉल में, कौन सी वॉल में? एंडोमेट्रियम वॉल में ये जाके जो है अंदर की तरफ धसेगा, यानी कि एंडोमेट्रियल वॉल में जो है धस जाएगा, अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होगी दैट इज प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी, जो अप्रोक्सीमेटली होगी 280 डेज की। कितनी? 280 डेज की। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं? गेस्टेशन। गेस्टेशन के बाद जो, यानी कि गेस्टेशन के बाद क्या हुआ, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी की डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग बायोलॉजी के टर्म में एक वर्ड देते हैं दैट इज पार्टूरेशन।
ठीक है, पार्टुरेशन। तो ये टोटल आपके 6 स्टेप्स हुई। सबसे पहले आपकी गैमेटोजेनेसिस, देन इंसेमिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, उसके बाद है इम्प्लांटेशन एंड द 5th स्टेप इज गेस्टेशन, और गेस्टेशन के बाद है आपका पार्टुरेशन। तो टोटल 6 इवेंट्स होते हैं रिप्रोडक्शन में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। आपको पता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें 2 टाइप के मतलब हम उसी ऑर्गन में कुछ पार्ट को हम प्राइमरी कह रहे हैं और कुछ पार्ट को हम सेकेंडरी कह रहे हैं। ठीक है, तो जिस पार्ट को हम प्राइमरी कहते हैं उसके प्राइमरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेजर रोल अदा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल गैमेटोजेनेसिस का होना, ठीक है, यानी कि गैमीट्स बनते हैं इसमें। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमीट कैसे? जैसे कि स्पर्म, क्या है? स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म्स बनते हैं। और दूसरा जो इसमें प्रोसेस होता है दैट इज सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होना। सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन, और सेक्स हार्मोन कौन है? सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये इसका सेक्स हार्मोन है। अब यहाँ पे आपको क्या प्रेजेंट होता है? और ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है एक्चुअली ये होता है, ये दोनों प्रोसेस, जो ये पहला और जो दूसरा, ये दोनों प्रोसेस होता किस में है? ये दोनों प्रोसेस होता है टेस्टिस में। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में 2 काम होते हैं। एक तो होता है कंडक्शन, यानी कि कंडक्शन एक ट्रांसफर करता है मेल गैमीट को। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे कॉपुलेशन के लिए भी एक कॉपुलेशन का भी एक रोल होता है। यानी बेसिकली जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसमें आपको कुछ स्टेप्स मिलेंगे, यानी कि कुछ चीज़ें मिलेंगी, यानी कि एक्सेसरी डक्ट्स। पहले तो आपको बहुत सारे एक्सेसरी डक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको ग्लैंड्स भी देखने को मिलेंगे। एंड द थर्ड वन इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस, ठीक है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन जो है वो स्टोर होता है। तो यही एक स्टेप है, यहाँ से दोनों आपका जो है वो सेम ही डक्ट रहता है। ठीक है, यानी कि जो आपका स्पर्म का जो ट्रांसफर होता है, यानी कि स्पर्म जो है वो भी इसी डक्ट से आती है और यूरिन भी इसी डक्ट से आती है। इसीलिए इसी डक्ट को हम क्या कहते हैं? यूराइनोजेनाइटल डक्ट। आगे पढ़ेंगे इसको, यूराइनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आपको कौन कौन से ऑर्गन्स मिलेंगे वो चीज़ समझ लीजिए। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले मिलेगा आपको एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के बाद मिलते हैं आपको वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस। सेकेंड है आपका सेमाइनल वेसाइकल। क्या है? सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल के बाद जो थर्ड बनता है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद जो फोर्थ ऑर्गन है दैट इज काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड। एंड द लास्ट इज पेनिस। ठीक है, एंड द लास्ट इज पेनिस। ये टोटल आपके 5 to 6, ठीक है, किसी किसी में वास डिफरेंस को भी ऐड कर दिया जाता है। अगर इसको हम ऐड करें तो टोटल 6 आपको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए टेस्टिस के बारे में समझते हैं। अब देखिए टेस्टिस का साइज अगर हम देखें, यानी कि अगर हम इसके साइज की बात करें तो यानी कि लेंथ एंड विड्थ। लेंथ जो है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होता है और विड्थ इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो इसका शेप है दैट इज ओवल। टेस्टिस जो है वो 1 पेयर प्रेजेंट होता है। 1 पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन मेल। ठीक है, उसके बाद इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है और स्क्रोटम के अंदर। प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। और कहाँ प्रेजेंट होता है? स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है तो आप कह सकते हो इसको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। क्या कह सकते हैं इसको? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल।
ठीक है। अब इसको आप एक्स्ट्रा यानी कि ह्यूमन में जो टेस्टिस होता है दैट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमेन से बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, कुछ एक्सेप्शंस देखिए। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें इंट्रा एब्डोमिनल होता है। ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल। इंट्रा एब्डोमिनल का मतलब होता है एब्डोमिन के अंदर। ठीक है, एब्डोमिन के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल एलिफेंट। ठीक है, और एक्वेटिक मैमल्स में, एक्वेटिक मैमल्स के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि आप क्या जाएंगे, डॉल्फिन, सील, वेल, ये सब एग्जांपल्स हैं। ठीक है, पहले तो हो गया आपके इंट्रा एब्डोमिनल। दूसरे दूसरे होते हैं सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर वो होते हैं जिसमें जब जरूरत पड़ी, ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे जो है टेस्टिस बॉडी एब्डोमेन कैविटी से बाहर आ जाता है, और जब सीजन उसका चला गया तो फिर से वो एब्डोमेन कैविटी के अंदर चला जाता है। तो सीजनल ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स में आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे बैट। ठीक है, अब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टेस्टिस, हमारे में वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, लेकिन किसी में जस्ट वन टेस्टिस प्रेजेंट है, ओनली वन टेस्टिस इज प्रेजेंट, is present. एग्जाम्पल एस्केरिस, एस्केरिस। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब मैं ये जो आपको बात बोल रही हूँ कि एब्डोमेन कैविटी से बाहर या एब्डोमेन कैविटी के अंदर, इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या होता है आपको कि नॉर्मली बॉडी जब गेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है, ठीक है, जब 280 डेज का ये गेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है, इस गेस्टेशन पीरियड में जब 7th मंथ चलता है, ठीक है, 7th मंथ में क्या होता है, 7th मंथ से पहले जो आपका टेस्टिस है वो एब्डोमेन के अंदर होता है, लेकिन 7th मंथ में एक इनग्विनल कैनाल होती है। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं हम, इनग्विनल कैनाल, इनग्विनल कैनाल, एक इनग्विनल कैनाल होती है, इसके जरिए एब्डोमेन से टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में आके गिर जाता है, यानी कि स्क्रोटम में आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि डिसेंट ऑफ टेस्टिस ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ गेस्टेशन, टेस्टिस ट्रेवल फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम, यानी कि 7th मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड में टेस्टिस का डिसेंट हो जाता है। किसका डिसेंट हुआ, डिसेंट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, डिसेंट ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस जो है वो इनग्विनल कैनाल से, ये आपकी इनग्विनल कैनाल है, इस कैनाल से वो इस स्क्रोटम में आ जाता है। ठीक है, स्क्रोटम में टेस्टिस आ जाता है, यानी कि बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, अब इस कैनाल में आया तो क्यों आया, क्यों स्क्रोटम में आया, या क्यों एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकल गया, इसका आंसर है, देखो जो स्क्रोटम होता है उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म्स का फॉर्मेशन, और स्पर्म्स हमेशा बॉडी के टेम्परेचर से, जैसे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, लगभग 37 डिग्री 2 या 8 के अप्रॉक्स है। ठीक है, ये वहाँ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए। ठीक है, यानी कि इतना हमें टेम्परेचर कम चाहिए, तो अगर बॉडी के अंदर ये आपका टेस्टिस होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इजीली हो तो इसलिए इस टेस्टिस का डिसेंट हो जाता है 7th मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड में इनग्विनल कैनाल से इनटू द स्क्रोटम। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इसको मैं लिख सकती हूँ, इट हैपन्स वाया इनग्विनल कैनाल, इनग्विनल कैनाल। तो इनग्विनल कैनाल के थ्रू जो है आपका जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन से स्क्रोटम में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको समझ में आ गई। अब उसके साथ एक और चीज है, समझ लीजिए। देखिए, जो टेस्टिस होता है उसमें 2 टाइप की मसल्स होती है। ठीक है, जो टेस्टिस है उसमें 2 टाइप की मसल्स हैं। कितने टाइप की मसल्स, 2 टाइप ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट, 2 टाइप्स ऑफ मसल। पहली मसल जो होती है उसमें होती है क्रीमास्टर मसल, क्रीमास्टर मसल, और जो दूसरी मसल होती है वो होती है डार्टोज मसल, डार्टोज मसल।
जो क्रीमास्टर मसल होती है वो होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है वो समझते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। तो जब मेच्योर हो जाता है इंग्विनल कैनाल से आपका जो ये टेस्टिस है, ये इंग्विनल कैनाल है, इससे जो टेस्टिस है वो कहाँ से आ रहा है, एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस में स्क्रॉटम में आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद यही इंग्विनल कैनाल को जब ये मतलब आफ्टर बर्थ, तो इस इंग्विनल कैनाल को हम एक नाम देने लगते हैं, दैट इज स्पर्मेटेड कॉर्ड, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड तो बेसिकली क्या है, इंग्विनल कैनाल। तो इस इंग्विनल कैनाल के अंदर जो मसल्स होता है ना, यही इंग्विनल कैनाल को बाद में हम क्या कहने लग रहे हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर जो ये मसल्स होते हैं, इन मसल्स का नाम है क्रीमास्टर मसल। और ये जो डार्टोज मसल होता है, ये होता है ऑन स्क्रॉटल वॉल। ये जो स्क्रॉटल की जो वॉल है, स्क्रॉटल की वॉल क्या है, ये वाली। तो ये जो स्क्रॉटल की वॉल है, इसमें जो ये मसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डार्टोज मसल, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट है, ऑन स्क्रॉटल वॉल, वॉल में प्रेजेंट है। तो ये दोनों ही मसल्स जो है रिस्पॉन्सिबल होती है कि टेस्टिस को किसी तरीके से टेम्परेचर का डेफिशिएंसी या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये जो टेस्टिस होती है वो इस स्क्रॉटम वॉल से, ये टेस्टिस इस स्क्रॉटम वॉल से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। जुड़ी हुई होती है एक फाइब्रस कॉर्ड के जरिए, ठीक है, एक फाइब्रस कॉर्ड के जरिए, जिसको हम लोग नाम देते हैं ग्यूबरनैकुलम। क्या नाम देते हैं, ग्यूबरनैकुलम, ठीक है। और ये ग्यूबरनैकुलम क्या है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। पेरिटोनियम की डबल फोल्ड है और ये टेस्टिस को जो है इस स्क्रॉटम से जोड़ के रखती है, ठीक है, अटैच करके रखती है ताकि इस टेस्टिस कहीं और न चली जाए, ठीक है। उसके साथ अभी जो क्रीमास्टर मसल है और ये जो डार्टोज मसल है, इनका काम, ये टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करती है, जिस टाइम पे विंटर सीजन चल रहा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए विंटर सीजन, अब विंटर सीजन में क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से जो है वो लोअर टेम्परेचर होगा। तो इस टाइम पे ये क्या करेगा, इट ब्रिंग्स स्क्रॉटम, ठीक है। कौन, ये जो दोनों मसल्स हैं, ये दोनों मसल्स हैं, ये क्या करेंगे, इट ब्रिंग्स स्क्रॉटम टुवर्ड्स द बॉडी, बॉडी के पास लेके आएंगे, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, तो बॉडी के पास लेके आएंगे, टुवर्ड्स द बॉडी। लेकिन जब समर सीजन चल रहा होगा, समर सीजन में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर तो 37 है, ठीक है। तो समर सीजन में क्या करेगा, इट मूव अवे स्क्रॉटम फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, बॉडी से स्क्रॉटम को दूर लेके जाएगा, ठीक है, ताकि उसको टेम्परेचर का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये कुछ आपको बात पता चली टेस्टिस के बारे में, ठीक है। अब एलएस ऑफ टेस्टिस समझते हैं। देखिए, एलएस ऑफ टेस्टिस में आपको कुछ स्टेप्स बता दूं मेरे डायग्राम के थ्रू। देखिए, ये सबसे बाहर की लेयर है, ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जो सबसे बाहर की लेयर है, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। यही ट्यूनिका, और इसके भी बाहर के अगर लेयर को जानना चाहो, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट इसके जो बाहर की जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। यही ट्यूनिका लिखा तो मैं टी लिख रही हूँ, ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है, ट्यूनिका वेजिनालिस। अब ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है अंदर की तरफ, इसमें डिप्रेशंस होते हैं, ठीक है, इस तरीके से अंदर की तरफ डिप्रेशंस होते हैं। अब ये जो अंदर की तरफ डिप्रेशंस हो रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहेंगे, इस डिप्रेशन को हम क्या कहेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टोटल 250 लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, टोटल 250 कंपार्टमेंट्स। ये जो आपको मान लीजिए एक रूम है, तो टोटल 250 रूम्स होते हैं, और हर रूम में कम से कम 2 से 3 या फिर कम से कम 1 से 3 जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। तो इस तरीके से एक कर्ल स्ट्रक्चर ये सब में प्रेजेंट होता है, सेमिनिफेरस
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद इस तरीके से छोटे छोटे ट्यूब्स निकलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ट्यूब निकलते हैं। ये जो छोटे छोटे ट्यूब्स हैं इनको हम लोग कह रहे हैं ट्यूबुलाए रेक्टाए। क्या कह रहे हैं? ट्यूबुलाए रेक्टाए। इस ट्यूबुलाए रेक्टाए के बाद ये सारे ट्यूबुलाए रेक्टाए जो है एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये सारे ट्यूबुलाए रेक्टाए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेटेटेस्टिस। क्या कहते हैं? रेटेटेस्टिस। इस रेटेटेस्टिस से इस तरीके से छोटे छोटे ट्यूब्स निकलते हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे ट्यूब्स निकलते हैं इनको हम लोग कहते हैं वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। वासा इफ्रेंशिया के बाद आपको जो एक स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज एपिडिडाइमस। ये जो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस। अब देखिए एपिडिडाइमस टोटल ना यहाँ तक प्रेजेंट है, यहाँ तक, यहाँ से देखिए पूरा जो एपिडिडाइमस है ये जो आपको सीधा दिख रहा है, इसमें एपिडिडाइमस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला वाला है कैप्यूट, दूसरा वाला है कॉर्पस, और तीसरा है जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कॉडा, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉडा। इसके बाद जो ये ट्यूब, बड़ी सी ट्यूब दिख रही है, इस वाले ट्यूब को हम कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस, ठीक है। तो ये पूरा टेस्टिस का एक एलएस सेक्शन है। तो बेसिकली हमको क्या जानने को मिला यहाँ पे? हमें ये समझने को मिला यहाँ पे कि टोटल हमारे पास देखिए, आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या था? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर लोब्यूल्स बने, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स टोटल कितने हैं? 250। इसके अंदर हमें 1 से 3 हमको क्या मिले? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लगभग कितने हैं? 1 से 3। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद आपको मिलते हैं ट्यूबुलाए रेक्टाए। ट्यूबुलाए रेक्टाए। ट्यूबुलाए रेक्टाए के बाद आपको बनेगा ये वाला पार्ट दैट इज रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस के बाद है आपका वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया के बाद है आपका एपिडिडाइमस, जिसके बाद है आपका वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। तो ये आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर यानी कि कुछ इस तरीके का सीक्वेंस है। कई बार यहाँ सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या सीक्वेंस है इसका, तो सीक्वेंस कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो सारे ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसी एक के बिना काम नहीं चलेगा, बट जो इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि यहाँ पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। गैमीट बनते हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। तो आगे बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसका स्ट्रक्चर देखिए आप। इस तरीके से 3 आप स्ट्रक्चर देखिए, ये सब ही सर्कल हैं, मैंने जस्ट हाफ बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सेल्स मिलेंगी, पहले तो आपको कुछ छोटी छोटी सेल्स मिलेंगी, ठीक है। ये जो छोटी छोटी सेल्स हैं ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम वाली सेल्स हैं, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ठीक है। यानी कि बेसिकली इन सेल्स का नाम क्या है? जर्मिनल एपिथीलियम। क्या है? जर्मिनल एपिथीलियम। टाइप ऑफ सेल का नाम क्या है? क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। अब ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है इसी में ना स्पर्म्स, इसी में मियोसिस होगी और फिर लास्ट में जाके स्पर्म्स बन जाएगा। तो इसी में क्या होगा? मियोसिस,
और मियोसिस के बाद क्या बन जाएगा, स्पर्म्स का प्रोडक्शन। तो जर्मिनल एपिथेलियम को आप जर्म सेल भी कहते हो, ठीक है। अब इन्हीं जर्मिनल एपिथेलियम के बीच में आपको देखो कुछ जगह दिख रही है, ठीक है। ये जो जगह होती है वो यहाँ पे बड़ी बड़ी सेल्स होती है, ठीक है। इस तरीके से बड़ी बड़ी सेल्स होती है, और ये जो बड़ी वाली सेल्स हैं इनको हम लोग कहते हैं सर्टोलाइज सेल्स। क्या कहते हैं, सर्टोलाइज सेल्स, या इनको हम कहते हैं नर्स सेल, या फिर इसको हम कहते हैं सस्टेंटैक्युलर सेल, सस्टेंटैक्युलर सेल्स, सस्टेंटैक्युलर सेल्स, ठीक है। अब ये जो सर्टोलाइज सेल्स है ना, बेसिकली वो नरिशमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे ये वाली जो सेल है और ये तीनों तो सेम सेल है, ठीक है। इन सेल्स के बीच में आपको बीच में जगह दिख रही है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं, ठीक है। इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में कुछ अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये जो अलग टाइप की सेल्स है वो इंटरस्टिशियल एरिया में प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स के साथ इसको हम लोग लीडिक सेल भी कहते हैं, इसको हम लोग लीडिक सेल भी कहते हैं। ये जो लीडिक सेल है ना, वो एक सेक्स हार्मोन बनाता है, दैट इज एंड्रोजन, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, एंड इसमें टेस्टोस्टेरोन, ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो स्टीरॉयड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो सेमिनल वेस्टिब्यूल के बारे में जानना है। अब देखिए, अब इन दोनों के बारे में समझिए। जर्मिनल एपिथेलियम, जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो टोटल, इसको आप जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हो, और उसके साथ साथ जर्मिनल एपिथेलियम के साथ साथ आप इसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हो, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, जो होता है डिप्लॉइड। तो इससे जो स्पर्म्स बना वो कैसा होगा, हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पे क्या स्टेप हो रहा है, मियोसिस, रिडक्शन, डिविजन, ठीक है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन। और इसके साथ साथ ये जो आपकी जर्मिनल एपिथेलियम होती हैं ये टेम्परेचर के लिए भी सेंसिटिव होती हैं, तो सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ठीक है। जबकि सर्टोलाइज सेल्स होती हैं, इनके बारे में समझते हैं। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि नरिशमेंट देती है, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो नरिशमेंट, ऑक्सीजन भी देती है ये, ठीक है, उसके साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड किसको कर रही है, डेवलपिंग स्पर्म को। आपको पता है कि यहाँ पे जो जर्मिनल एपिथेलियम में जो ये स्पर्म्स बन रहे हैं, इन स्पर्म्स के डेवलपमेंट के लिए इसको खाना पीने की जरूरत है, ठीक है, यानी कि बेसिकली इसको नर्सिंग की जरूरत है, ठीक है, नरिशमेंट की जरूरत है। तो वो नरिशमेंट कौन दे रही है, ये जो बड़ी बड़ी सेल्स है जिनका नाम है सर्टोलाइज सेल्स या नर्स सेल, ठीक है। तो इस तरीके से पहला काम तो इसका नरिशमेंट का है। दूसरा काम जो इसका इंपॉर्टेंट काम है, दैट इज इनहिबिन रिलीज करना, इनहिबिन रिलीज करना, यानी कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्पर्म्स बन गए, ठीक है, अब बहुत सारे स्पर्म्स है तो अब और स्पर्म की जरूरत नहीं है, जब भी जितने स्पर्म है उतने को वो जो है बेस्ट बनाए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वो इनहिबिट कर देगा किसको, एफएसएच को, ठीक है। तो एफएसएच को इनहिबिट करने के लिए रिलीज करता है सर्टोलाइज सेल्स इनहिबिन, ठीक है। तो हर चीज का ना एक नेगेटिव फीडबैक भी होना जरूरी है। अगर पॉजिटिव फीडबैक होता रहेगा तो वो चीज बनती चली जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई चीज लगातार बनती चली जाए तो कैंसरस भी हो सकती है। इसलिए उन सेल्स को रोकना, यानी कि उन प्रोडक्शन को रोकना भी जरूरी है। तो उसके लिए यहाँ पे इनहिबिन रिलीज हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट है दैट इज एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब यहाँ पे एंड्रोजन क्या है, यहाँ पे एंड्रोजन है ये टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये इसके अंदर गया, ठीक है, इस सेल के अंदर गया, और इस सेल के जैसे ही अंदर जाएगा तो ये जो सर्टोलाइज सेल्स है इस टेस्टोस्टेरोन को बाइंड कर लेगी, ठीक है, बाइंड करके ये स्पर्म को प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली क्या हुआ, ये टेस्टोस्टेरोन को बाइंड कर ले रही है, यानी कि बेसिकली ये जो है इसका एक और काम है एबीपी, यानी कि एंड्रोजन को बाइंड करने वाला प्रोटीन है ये, ठीक है। फोर्थ जो है ये ब्लड टेस्टिस बैरियर रिलीज करेगी, ब्लड टेस्टिस बैरियर। अब आफ्टर प्यूबर्टी जो आपके ये यहाँ पे स्पर्म्स जो बन रहे हैं वो आफ्टर प्यूबर्टी बनते हैं, यानी कि ऐसे नहीं कि जो मेल है वो जैसे ही बन गया वैसे ही जो स्पर्म्स का बनना चालू हो जाता है। आफ्टर प्यूबर्टी ये सारा काम होता है। तो प्यूबर्टी यानी कि जब मेल का
पार्चुरेशन हो गया है, उस टाइम के बाद अगर कोई भी चीज़ बन रही है तो हमेशा वो फॉरेन में एंटीजन के रूप में मानी जाएगी, यानी हमारी इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगी। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो ये सर्टोलाइज सेल्स हैं वो ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है, ताकि टेस्टिस जो है वो ब्लड से जो दूर रहे और उससे क्या हो, ये इम्यूनिटी इसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी ना बना पाए, यानी कि उसके लिए इसको एज ए एंटीजन ट्रीट ना करे। ठीक है, फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि इट रिलीजेस एंटी मुलेरियन फैक्टर। ठीक है, एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज करती है। आपको पता है कि दो टाइप के इस तरीके से फैक्टर होते हैं, यानी कि डक्ट होते हैं, दो टाइप के डक्ट होते हैं। एक तो होता है मुलेरियन डक्ट, ठीक है, और उसके साथ साथ होता है वॉल्फियन डक्ट। ठीक है, जो मुलेरियन डक्ट होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, मुलेरियन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो वॉल्फियन है वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे ही जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस टाइम पे, ठीक है, फीमेल जो पेरेंट है XX और जो मेल पेरेंट है XY, तो जब ये डिसाइड हो जाता है कि कौन से फैक्टर्स आए हैं X और Y, मान लीजिए यहाँ पे हम मेल की बात करें तो XY आ गया, तो ये पता चल गया कि मेल बनना है। ठीक है, तो जब मेल बनना है तो यानी कि वॉल्फियन डक्ट बनेगा, तो वॉल्फियन डक्ट बनेगा तो मुलेरियन डक्ट थोड़ा डोमिनेटिंग होती है। ठीक है, तो मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट करना होता है, तो यही जो सर्टोलाइज सेल्स हैं वो इन मुलेरियन डक्ट के लिए उसका एंटी, एक तरीके से एंटी बनाती है, ताकि वो मुलेरियन फैक्टर को इनहिबिट कर दे। तो जब मुलेरियन फैक्टर इनहिबिट होगा तो वॉल्फियन डक्ट अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्फियन डक्ट एक्टिवेट होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेजर फंक्शंस थे सर्टोलाइज सेल्स के या सिस्टेंटैकुलर सेल्स के, जो कि हेल्प करते हैं। अब उसके बाद प्राइमरी सेक्स ऑर्गन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसमें क्या क्या चीजें, इस तरीके के आपको एक डायग्राम मिलेगा बुक में, जिसमें आपको इसके सारे पहले मैं लेबल्स को बताती हूँ। सबसे पहले जो ये है इसको हम कहते हैं यूराइनरी ब्लैडर, दिस इज यूराइनरी ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखा कि यहाँ पे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया था। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बाद यहाँ पे क्या बन रहा था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद आपका क्या बना था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद वहाँ पे बने थे आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद बना था ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई के बाद बना था आपका रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, और इसके बाद बना था वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया। और वासा इफ्रेंशिया के बाद जो ये आपको कोइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन, ये जो कोइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज एपिडिडाइमस। क्या है, एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस के बाद जो ये आपको ट्यूब दिख रहा है ये है वास डिफरेंस। ठीक है, क्या है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद अब देखिए यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, यानी कि बेसिकली कहाँ हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, इसमें स्पर्म्स का प्रोडक्शन हुआ। स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म जो है ट्यूबुलाई रेक्टाई में आएगा, रेटे टेस्टिस में आएगा, वासा इफ्रेंशिया में आएगा और एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में आके स्पर्म्स को दो चीज मिलेगी, एक तो मेच्योरिटी और दूसरी मोबिलिटी। मेच्योरिटी एंड मोबिलिटी ये दोनों जो है स्पर्म्स को प्रोवाइड किया जाएगा एपिडिडाइमस के अंदर। तो बेसिकली एपिडिडाइमस क्या है, इट स्टोर्स द स्पर्म एंड गिव मेच्योरिटी एज वेल एज मोबिलिटी। ठीक है, वास डिफरेंस के बाद ये जो स्पर्म्स हैं वो किधर जाएंगे, वो यहाँ पे। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं सेमाइनल वेसाइकल, ये है सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है, आपका जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, एपिडिडाइमस से, देन वास डिफरेंस एंड देन सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल के बाद जो आपको बन रहा है यहाँ पे नीचे ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कह रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आपको यहाँ बनता है इस तरीके से छोटे छोटे ये दाने, पी साइज के,
इसको हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड, या फिर इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बाद जो आपको लास्ट मिल रहा है दिस इज पेनिस, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं पेनिस, और इसके ऊपर जो ये फोल्ड दिख रहा है इस फोल्ड को हम कहते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है। तो ग्लांस पेनिस में बेसिकली क्या होगा, कि रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन, एक लूज स्किन होती है, और इसको हम लोग जो है फोर स्किन भी कहते हैं, ठीक है। इस ऊपर वाले पार्ट को हम फोर स्किन भी कहते हैं, फोर स्किन, या फिर इसको प्रिप्यूस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिप्यूस, ठीक है। अब ये कुछ है। अब इसमें जितने भी आपको स्टेप्स दिखे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एपिडिडाइमिस सबको पता चल गया, मैच्योरिटी एंड मोबिलिटी है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल से स्टार्ट करते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल में आपको जो मेजर पहली बात तो सेमाइनल वेसिकल का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है सीमेन में। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना होता है? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन सीमेन, और कितना होता है कंट्रीब्यूशन? अप्रोक्सीमेटली 60 to 70%, ठीक है, इतना कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये नरिश करता है, जो आपका सीमेन है वो नरिश करता है, ठीक है, स्पर्म्स बाय फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इससे फ्रक्टोज रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद इनोसिटॉल रिलीज होता है, इनोसिटॉल, फाइब्रिनोजन रिलीज होता है, फाइब्रिनोजन, और जो इससे रिलीज होता है ठीक है सेमाइनल वेसिकल। अब सेमाइनल वेसिकल जो है कितने होते हैं? ये 2 प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 1 पेयर प्रेजेंट होते हैं सेमाइनल वेसिकल का, 2 यानी कि 1 पेयर, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना चीजें पता चल गई। अब नेक्स्ट जो है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकेंड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो जस्ट 1 प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड कितने हैं? 1, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड में आपको ये थोड़ा सा मिल्की होता है, ठीक है, मिल्की इसका कलर है, और ये एल्कलाइन होता है, मिल्की होता है और एल्कलाइन होता है। आपको पता है कि जो यूरिन है उसका जो pH होता है इज अप्रोक्सीमेटली 4.5 to 8.0, तो यानी कि एसिडिक होता है। यूरिन का जो pH होता है दैट इज एसिडिक। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में अगर उसी डक्ट के थ्रू यूरिन और उसी डक्ट के थ्रू स्पर्म जाएगा तो स्पर्म विल डाई, ठीक है। तो एल्कलिनिटी होनी चाहिए ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड से एल्कलाइन रिलीज होता है, कैल्शियम रिलीज होता है, फाइब्रिनोलाइसिन रिलीज होता है, फाइब्रिनोलाइसिन रिलीज होता है, सिट्रेट भी रिलीज होता है, ठीक है। यह चीज तो बेसिकली एल्कलाइन के थ्रू क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज, ठीक है, न्यूट्रलाइज करेगा। अब उसके साथ इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं, एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम, जैसे कि हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है, ये 3 एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, और ये भी 2 प्रेजेंट होते हैं, इनके 1 पेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये पी साइज के होते हैं, ठीक है, मटर के दाने के साइज, पी साइज के होते हैं। ये जो काउपर्स ग्लैंड होते हैं बेसिकली, ये जो काउपर्स ग्लैंड है ये भी एल्कलाइन, मतलब कि ये भी एल्कलाइन होते हैं, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है इज टू ल्यूब्रिकेट, ये ल्यूब्रिकेशन के लिए हेल्प करता है काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, ल्यूब्रिकेशन के लिए होता है। और यहाँ पे एल्कलाइन जो है ये भी न्यूट्रलाइज कर रहा है, बेसिकली न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखा, इस स्ट्रक्चर में अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, इस स्ट्रक्चर में आपको 3 दिख रहा है। एक तो ये वाला पोर्शन,
यानी कि यूरेथ्रा का एक ये पोर्शन जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक यूरेथ्रा का ये वाला पोर्शन जहाँ पे आपके काउपर्स ग्लैंड है, और एक यूरेथ्रा का ये वाला पोर्शन जहाँ पे आपका आगे जाके पीनस वाला पोर्शन। ठीक है, तो यूरेथ्रा के इन तीन को हम तीन नाम से जानते हैं, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, पहला वाला जो है दैट इज प्रोस्टेट यूरेथ्रा। क्या है? प्रोस्टेट यूरेथ्रा। द सेकेंड वन इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और जो थर्ड वन है वो है पिनाइल यूरेथ्रा, पिनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, ये अब यूरेथ्रा के ये तीन पार्ट है, यानी कि इस वाले पार्ट अब इसको हम, ये जो यूरेथ्रा है इसमें, ये जो यूरेथ्रा है इसमें देखिए, इसमें यूरिन भी जा रहा है और इसमें आपका प्लस स्पर्म्स भी जा रहे हैं, यानी कि बेसिकली सीमेन भी जा रहा है। सीमेन क्या होता है? सीमेन में स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं प्लस जो जितने भी आपके फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं इन तीन ग्लैंड से, कौन कौन से? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। इन तीनों का सिक्रीशन जो है वो भी इसमें जा रहा है। ठीक है, सीमेन में तो स्पर्म प्लस इन तीनों स्पर्म्स, इन तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन, 3 ग्लैंड्स सिक्रीशन, इस टोटल इस पूरे को मिला के हम कहते हैं सीमेन। ठीक है, तो यूरिन भी जा रहा है और सीमेन भी जा रहा है। सीमेन को, यूरिन जो होता है वो एसिडिक होता है, सीमेन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उस एसिडिक एनवायरनमेंट को एल्कलाइन से न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, तो अब क्योंकि इसमें दोनों ही जा रहा है, एक इसमें यूरिन का काम कर रहा है और एक इसमें जेनाइटल का काम कर रहा है, इसलिए यूरेथ्रा को हम यूराइनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी कहते हैं या यूराइनोजेनाइटल ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, तो यूरेथ्रा का ये जो पोर्शन है जिसमें आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है उस पोर्शन को हम प्रोस्टेट यूरेथ्रा, जिस पोर्शन में आपके काउपर्स ग्लैंड है उस पोर्शन को आप मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और जिस पोर्शन में आपके पीनस है उस पोर्शन को आप पिनाइल यूरेथ्रा कहते हो। ठीक है, तो पिनाइल यूरेथ्रा जो है वो लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, और जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है वो सबसे छोटा दिख रहा है, यानी कि स्मॉलेस्ट है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है पेनिस। ठीक है, यानी कि पेनिस का स्ट्रक्चर कैसा है। पहली बात, जो पेनिस है वो एक ट्रांसपोर्ट के लिए एक मीन्स है जिसके थ्रू फीमेल गैमेट को ट्रांसफर करते हैं टू द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो बेसिकली पेनिस क्या है? एक अडेप्टिव फीचर है। ठीक है, एक अडेप्टिव फीचर है, किसमें? रेप्टाइल्स में है अडेप्टिव फीचर, और ये मैमल्स में। बेसिकली कौन है ये? जो लैंड वर्टिब्री है। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या है? लैंड वर्टिब्री, लैंड वर्टिब्री। ठीक है, अब इसी पीनस को आप कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हो, कॉपुलेटरी ऑर्गन, क्योंकि इसके थ्रू कॉपुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है? ट्रांसफर्स द मेल गैमेट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सो पीनस इज अ पैसेज वे, पीनस क्या है? इट्स अ पैसेज वे ऑफ, या पैसेज वे फॉर ejaculation of semen, ejaculation of semen and excretion of urine, excretion of urine, ये दो काम कर रहा है आपका पेनिस। ठीक है, अब देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम पेनिस का एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें तो बॉडी ऑफ पेनिस में आपको दो टाइप के स्पंजी टिश्यूज मिलेंगे। जो सबसे ऊपर आपका स्पंजी टिश्यूज है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा, कैवर्नोसा, और जो नीचे आपको एक स्पंजी टिश्यूज है इसको हम कहेंगे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बीच में आपको मिलेगा दैट इज यूरेथ्रा। ठीक है, कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, इसमें जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में आपका यूरेथ्रा वाला पार्ट है, इसमें बेसिकली क्या होता है? जब एक्साइटेशन हो गई, यानी कि बेसिकली जब सेक्सुअल स्टिमुलस मिलेगा तो जो ब्लड वेसल्स है प्रेजेंट इनटू द स्पंजी टिश्यूज, तो दे गेट फिल्ड अप विद लॉट्स ऑफ ब्लड। तो स्पॉन्जियोसम में जब बहुत सारे ब्लड जो है उससे फिलअप हो जाएगा तो इसमें क्या होगा? एक्साइटेशन के बाद इसमें क्या होगा? इरेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है, इरेक्शन ऑफ पेनिस, और इरेक्शन ऑफ पेनिस के बाद होगा इजैकुलेशन ऑफ सीमेन। ठीक है, इजैकुलेशन ऑफ सीमेन।
और उसके बाद आपका जो पीनस की जो टिप है उसके ऊपर एक रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लांस पीनस। क्या कहते हैं, ग्लांस पीनस, एक रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन। इस ग्लांस, ये जो रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन है इसको हम कह रहे हैं फोर स्किन, या फिर इसको हम कहते हैं प्रिप्यूस। तो ये जो प्रिप्यूस है, इधर एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिप्यूशियल ग्लैंड, प्रिप्यूशियल या फिर टाइसन ग्लैंड, ठीक है, टाइसन ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ तक प्रेजेंट बात पता चली। अब ये जो प्रिप्यूस है वहां पे एक अलग तरीके का ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को हम कहते हैं स्मिग्मा। क्या होता है, स्मिग्मा। अब इसमें 3 टर्म है। एक तो टर्म है क्रिप्टोर्किडिज्म, ये लास्ट है, क्रिप्टोर्किडिज्म। उसके बाद यहाँ पे 2 टर्म्स और हैं क्रिप्टोर्किडिज्म के बाद, सर्कमसीजन, सर्कमसीजन, ठीक है। क्रिप्टोर्किडिज्म होता है जब, जैसे नॉर्मली क्या है, नॉर्मल मेल्स में जो इंग्विनल कैनाल है, यानी कि 7th मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड, इंग्विनल कैनाल से जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन कैविटी से स्क्रोटम में आ जाता है, लेकिन नॉर्मल क्रिप्टोर्किडिज्म में ये चीज नहीं होती, यानी कि डिसेंट ऑफ टेस्टिस जो है वो नहीं होता, ठीक है, नो डिसेंट ऑफ टेस्टिस, नो डिसेंट ऑफ टेस्टिस। तो इससे क्या होगा, स्टेरिलिटी इन मेल, ठीक है, स्टेरिलिटी इन मेल। जो सेकेंड है दैट इज सर्कमसीजन, इसमें क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोरस्किन, दैट इज प्रिप्यूस, ठीक है। तो इतने चीजें हैं जो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।